हेलो दोस्तों, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद वसीम। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आज से मैं सभी कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला भारत का इतिहास आपको करवाने जा रहा हूं। आज से हम कंटिन्यू भारत का इतिहास करेंगे और सबसे पहले तो आप ये जान लो कि न राजस्थान न भारत न विश्व। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इतिहास है क्या। क्या है इतिहास, इतिहास का अर्थ क्या है, इसके बारे में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखो, इतिहास जो शब्द है वो किससे बना है? इति प्लस हास से मिलकर क्या बना है? इतिहास बना है। इति प्लस हास से मिलकर बना है इतिहास। इस इतिहास को 3 पार्टों में डिवाइड किया है। कितने पार्टों में? तो आप बताना कि इसको 3 पार्टों के अंदर डिवाइड किया है। और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले जो आता है वो आता है प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल। दूसरा जो पार्ट आता है इसका वो आता है आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो पार्ट आता है वो क्या आता है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। हम इसको 3 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। सबसे पहले बात यह आती है कि प्राक ऐतिहासिक काल क्या है। प्राक ऐतिहासिक काल का अर्थ यह है कि इस काल के अंदर हमें ना तो लिपि मिली, और अगर लिपि नहीं मिली है तो लिपि को पढ़ा भी नहीं गया है। प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर लिपि मिली भी नहीं है और इसको पढ़ा भी नहीं गया है। इसके अकॉर्डिंग क्या आता है, जैसे कि पाषाण काल, पाषाण काल और पाषाण काल। जैसे पाषाण काल को भी 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। अगर आप पढ़ना चाहो तो पाषाण काल भी 3 पार्टों के अंदर डिवाइड है। जैसे एक आता है पूरा पाषाण, एक आता है मध्य पाषाण और एक आता है नव पाषाण। नव पाषाण। इसके अंदर क्या आता है? पाषाण काल की भी सबसे पहले आदि मानव थे, उन्होंने पत्थर को पत्थर से टकराकर अग्नि का उत्पन्न किया और उसके बाद में आग का आविष्कार होने के बाद में ये पकाकर भोजन खाने लगे थे। इससे पहले जो ये लोग थे वो कच्चा मांस खाया करते थे। यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर हमें क्या पढ़ना होता है? पाषाण काल पढ़ना है। आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर हमें लिपि तो मिल गई है, लेकिन लिपि कुछ ऐसी है कि इसको हम पढ़ नहीं सकते। मान लो कि अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको इस प्रकार से ये आपका पेज है, ठीक है, पहली लाइन आपने यहां से शुरू की है, ठीक है, उसके बाद में आपको इधर बोल दिया, फिर इधर बोल दिया, फिर इधर। इस प्रकार से अगर आप लिखोगे तो क्या आप इसको एक दूसरी लाइन के साथ में मिला सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसके अंदर हमें लिपि तो मिली है, लेकिन लिपि जो है वो पढ़ने योग्य नहीं है। इस लिपि को हम पढ़ नहीं सकते। इसके अंदर क्या आती है? सभ्यता। चाहे राजस्थान की हो, चाहे भारत की हो, चाहे विश्व की हो, जितनी भी सभ्यताएं हैं वो किसके अंदर आती है? आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर आती है, जिसमें हमें लिपि तो मिली है लेकिन इसको हमने पढ़ नहीं सकते। और ऐतिहासिक काल के अंदर हमें लिपि भी मिली है और इसको पढ़ा भी है। इसके अंदर जो बच गया पूरा का पूरा जो इतिहास है वो किस में आता है? ऐतिहासिक काल के अंदर आता है। कि भाई इतिहास जो है वो इति प्लस हास से मिलकर बना है। इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर पाषाण काल को पढ़ा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर सभ्यता को पढ़ा जाता है और बाकी जो बच गया वो ऐतिहासिक काल के अंदर पढ़ा जाता है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास का
जनक कौन है? सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इतिहास का जनक कौन है। सीधा है, ना आपको भारत का पूछा है, ना विश्व का पूछा है, ना आपको राजस्थान का पूछा है, तो आप क्या बताओगे? जी, इतिहास का जनक है हेरोडोटस। हेरोडोटस जिसकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी और यही इतिहास के जनक है। ठीक है जी, इसको आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट कीजिए, इसके बाद में आगे की बात करते हैं। ओके जी, अब देखो हम बात करने जा रहे हैं भारत के इतिहास की। हम भारत का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं और सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि भारत के इतिहास का जनक। तो भारत के इतिहास का जनक कौन आता है? भारत के इतिहास का जनक, भारत के इतिहास का जनक जो आता है वो आता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत नामक क्या लिखा था? ग्रंथ लिखा था। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने महाभारत नामक ग्रंथ लिखा था। अब देखो, जो भारत का इतिहास है इसको भी हमें 3 पार्टों के अंदर पढ़ना पड़ेगा। भारत के इतिहास को भी हम 3 पार्टों में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं और उसके बाद में हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, यानी सबसे पहले प्राचीन भारत जिसको एनसाइटेड इंडिया भी बोलते हैं। उसके बाद में मध्यकालीन भारत और उसके बाद में आधुनिक भारत। आधुनिक भारत हम इसको 3 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो देखो किस प्रकार से पढ़ेंगे कि जी प्राचीन भारत के इतिहास में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इसमें कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे पहले आप पढ़ोगे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है जी, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली। उसके बाद में एक सभ्यता आती है जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। ठीक है जी, इसके बाद में हमें पढ़ने हैं महाजनपद। महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। महाजनपद के बारे में पढ़ने के बाद में जैसे 16 महाजनपद थे, सबसे बड़ा जो था वो मगध महाजनपद था। मगध के अंदर कौन कौन से राजवंश, अगर आप डीप हाई लेवल की तैयारी कर रहे हो तो मगध के अंदर जितने भी राजवंश थे, यानी कि सबसे पहले अगर बात करें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, अगर सभी आप हाई लेवल की तैयारी कर रहे हो तो सभी पढ़ने पड़ेंगे। वरना आपको जो सबसे महत्वपूर्ण आता है मौर्य वंश, इसको पढ़ना पड़ेगा। मौर्य वंश के बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा गुप्त वंश। इसी के साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा जैन धर्म और एक धर्म आता है जिसका नाम है बौद्ध धर्म। जैन और जैनिज्म और बौद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ मौर्य वंश और गुप्त वंश भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में 600 से लेकर 1000 ईस्वी तक का जो राजपूत काल था उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, ये तो आ गया प्राचीन भारत का इतिहास। महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वही बता रहा हूं। मध्यकालीन भारत के अंदर आप क्या पढ़ोगे? तो मध्यकालीन भारत के अंदर सबसे पहले तो आप पढ़ोगे जैसे कि क्या हुए थे अरब आक्रमण, उसके बाद में तुर्क आक्रमण, उसके बाद में आपको पढ़ना होगा जैसे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जिसके अंदर
5 राजवंश आपको पढ़ने होंगे। कौन कौन से? तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा गुलाम वंश, उसके बाद में खिलजी वंश, उसके बाद में तुगलक वंश, उसके बाद में सैयद वंश और लास्ट में आपको पढ़ना होगा लोधी वंश। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो आता है वो आता है मुगल वंश। मुगल वंश जो दिल्ली सल्तनत है वो आती है 1206 से लेकर 1526 तक का दिल्ली सल्तनत का कहलाता है। मुगल वंश जो है वो 1526 से लेकर वैसे तो 1857 तक चलता है। बहादुर शाह जफर जो अंतिम शासक था, लेकिन ये औरंगजेब तक ही महत्वपूर्ण आता है, यानी कहां कब तक? 1707 तक। इसके साथ में आपको मध्यकालीन भारत में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य को भी पढ़ना पड़ेगा। साथ में आपको भक्ति और सूफी आंदोलन भी पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद में आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत के अंदर सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा यूरोपीय कंपनी, उसके बाद में अंग्रेजों का आवागमन, उसके बाद में आपको पढ़ना होगा अंग्रेजों का आवागमन, उसके बाद में आपको पढ़ना होगा 1857 की क्रांति। इसको राजस्थान और भारत दोनों स्तर पर पढ़ना पड़ेगा। अंग्रेजों के आवागमन अपन 1600 से लेकर 1947 तक कंटिन्यू सन जिस प्रकार से चले थे उसी प्रकार से हम 1947 तक करने वाले हैं। आपको क्या पढ़ना होगा? गांधी पढ़ना होगा। साथ में क्रांतिकारी जो आंदोलन हुए थे वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। ये सभी जो टॉपिक है, आप अगर कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको सभी के सभी टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। अपन जो है भारत का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं और सबसे पहले जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो किसमें से होते हैं? मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो सबसे पहले हम मध्यकालीन भारत या मिडाइवल जो इंडिया है उसके इतिहास के ऊपर चर्चा करेंगे। आप लगातार क्लासें देखना, आज से कंटिन्यू आपको मिडाइवल इंडिया, हो सकता है भी 1-2 दिन बीच में मिस हो जाए, बाकी कंटिन्यू आपको जो भारत का इतिहास है उसकी क्लासें मिलेंगी। साथ में पॉलिटिकल साइंस की भी क्लासें मिलेंगी। और इसके अलावा आपको जो अपना राजस्थान इतिहास है, कला और संस्कृति है, जियोग्राफी है, सभी की जो जीके वो है कंप्लीट आपको क्लासें मिलेंगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा चैनल के ऊपर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। चलो जी, ओके। तो अब हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। मिडाइवल इंडिया से आज हम शुरू करेंगे। मध्यकालीन भारत से शुरू करने वाले हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे सबसे पहले। और दिल्ली सल्तनत के अंदर हम सबसे पहले दिल्ली सल्तनत को पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? मुस्लिम धर्म का इतिहास। मध्यकालीन भारत। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर मुस्लिम धर्म का इतिहास, मोहम्मदन जिसे बोलते हैं मुस्लिम धर्म का इतिहास। तो मुस्लिम धर्म का इतिहास पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से अरब आक्रमण हुए, तुर्क आक्रमण हुए। इससे पहले हम सबसे पहले जीरो लेवल से बात कर रहे हैं मुस्लिम धर्म के इतिहास से, कि मुस्लिम धर्म का जो संस्थापक था उसका नाम था हजरत मोहम्मद शाह। सबसे पहले हम मुस्लिम धर्म की बात कर रहे हैं और मुस्लिम धर्म का जो संस्थापक था उसका नाम था हजरत मोहम्मद साहब। देखो, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में कहां पर हुआ था? तो आप बताना, मक्का में। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में
मक्का में होता है। इसके पिता का नाम था अब्दुल्ला और इसकी जो माता थी उसका नाम था अमीना बानो बेगम। इसके पिता का नाम था अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना बानो बेगम। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था मक्का में, और अब्दुल्ला इसके पिता और अमीना इसकी माता थी। इसके बाद में देखो ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति। तो हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में होती है। कहां पर? तो एक गुफा आती है जिसका नाम है हीरा नामक गुफा में। 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में इसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसको? तो आप बताना, हजरत मोहम्मद साहब को। अब देखो पैगंबर, पूरा नाम लिख रहा हूं, हजरत मोहम्मद साहब, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में इनकी मक्का से मदीना की जो यात्रा थी उसको क्या कहा जाता है? मुस्लिम इतिहास में हिजरी संवत कहा जाता है। हिजरी संवत कहा जाता है। इसके मक्का से मदीना की जो इसने यात्रा की थी इसको क्या कहा जाता है? इसको हिजरी संवत कहा जाता है। हजरत मोहम्मद साहब की जो शादी थी वो 25 वर्ष की अवस्था में होती है। कितने वर्ष की अवस्था में होती है? 25 वर्ष की अवस्था में होती है। किसके साथ में होती है? खदीजा नामक एक क्या थी? विधवा थी, उसके साथ में इसकी शादी होती है। इसका जो पुत्र था, पुत्री जो इसकी थी उसका नाम था फातिमा बीबी, और इस फातिमा बीबी का जो पति था उसका नाम था अली, और जो इसका पुत्र हुआ था उसका नाम था हुसैन। क्या नाम था? हुसैन। इस वंश का सबसे बड़ा जो ग्रंथ आता है उसका नाम है कुरान। जो कुरान आता है इस वंश का सबसे बड़ा ग्रंथ, और कुरान को देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को सौंपा था। देवदूत जिब्रियल ने किसको सौंपा था? मोहम्मद साहब को। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब होती है? 8 जून 632 ईस्वी को इनकी मृत्यु होती है। और इनकी जो समाधि बनी हुई है वो कहां पर बनी है? तो इनकी समाधि जो है वो मदीना में बनी है। इसको कहां पर दफनाया गया था? मदीना में। इसके बाद में जो इसका दामाद था अली, अली को भी 661 ईस्वी में अली की हत्या कर दी जाती है। और हुसैन जो है इसकी भी 680 के आसपास हत्या कर दी जाती है। तब मुस्लिम जो धर्म है वो 2 भागों में बंट गया था। एक था शिया और दूसरा जो था उसका नाम था सुन्नी। ये 2 भागों में डिवाइड हो गया था। हजरत मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी है वो क्या कहलाते हैं? खलीफा। इसके जो उत्तराधिकारी है वो खलीफा कहलाते हैं। और जो खलीफा है ये पद हमारे भारत में 1924 तक रहा था। खलीफा का जो पद है वो 1924 तक रहता है। और इसको समाप्त कौन करता है? तो एक तुर्की शासक था मुस्तफा कलाम पाशा। इसने इस धर्म को खलीफा पद को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। ये एक पद होता है
जो मुसलमानों के राजनीतिक एवं धार्मिक जो गुरु होते हैं उनको खलीफा कहते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि खलीफा क्या है। जब हम अरब आक्रमण की बात करेंगे तो उसमें मैं आपको खलीफा के बारे में भी बताऊंगा कि खलीफा क्या है। तो इसके बाद में जो हजरत मोहम्मद साहब है, इसके जन्म दिवस पर ईद ए मिलाद उल नबी त्योहार मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर? तो जो हजरत मोहम्मद साहब थे, मुस्लिम धर्म के जो संस्थापक, उनके जन्म दिवस पर। इनका जन्म 570 ईस्वी को मक्का में हुआ था। अब्दुल्ला इनके पिता थे, अमीना बानो इसकी माता थी। 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति इसको हीरा नामक स्थान पे हुई थी और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की 622 ईस्वी की मक्का से मदीना की यात्रा को हिजरी संवत कहा जाता है। शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ में हुई थी। पुत्री का नाम था फातिमा बीबी और दामाद का नाम था अली और इनके पुत्र का नाम था हुसैन। 8 जून 632 को मदीना इसकी मृत्यु हो जाती है और मदीना में इसको दफनाया जाता है। ग्रंथ है कुरान, जो देवदूत जिब्रील ने मोहम्मद साहब को सौंप दिया था। 661 ईस्वी में हुसैन अली की और 680 ईस्वी में हुसैन की हत्या कर दी जाती है, जिसके कारण मुस्लिम धर्म 2 भागों में बंट गया था, शिया और सुन्नी। इसके जो उत्तराधिकारी है वो खलीफा कहलाते हैं और खलीफा जो है वो हमारे भारत में 1924 ईस्वी तक पद रहा था और इसको तुर्की के शासक मुस्तफा कलाम पाशा ने इसको समाप्त कर दिया था। इसके जन्म दिवस पर ईद ए मिलाद उल नबी जो है त्योहार मनाया जाता है मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर। और कल हम बात करेंगे अरब आक्रमण की। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।